मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ और एक मैटरनिटी होम में नौकरी करती हूँ। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि ख़वातीन की मुनासिब देखभाल करें और डिलीवरी हो जाने पर माँ और बच्चा दोनों खैरियत से अपने घर चले जाएं। इंतहाई देखभाल के बावजूद कभी कभार कोई केस बिगड़ भी जाता है जिसे हमें बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र करना पड़ जाता है। केस बिगड़ने में ज़्यादातर ख़वातीन का ही कसूर होता है कि वो डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल अमल नहीं करती, दवाइयाँ पाबंदी से नहीं लेती, ग़िज़ा पर कुछ ख़ास तवज्जो न होने पर केस को बिगड़ना ही होता है। हम ख़वातीन को डराते भी हैं ताकि वो अपने ऊपर ध्यान दें। अच्छी ग़िज़ा से खून की कमी नहीं होती। उस रोज़ अस्पताल में कोई केस नहीं आया था। मैं अपनी ड्यूटी पर थी। फारिग बैठने की वजह से वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए वक्त गुजारी के लिए मैं अपना पसंदीदा डाइजेस्ट पढ़ रही थी। गर्मी के दिन थे। मैं खिड़की के पास बैठी थी और मुझे ठंडी ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। हैदराबाद की यही ख़ास बात है कि यहाँ दिन कितना ही गर्म क्यों ना हो, रात ठंडी होती है। इसलिए इस शहर में गर्मियों में छत पर सोने का रिवाज आम है। मैं दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन खिड़की से सड़क का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सड़क पर सन्नाटे का राज था। आधा घंटा गुजरने पर कोई गाड़ी या रिक्शा वगैरह गुजरता नजर आ जाता था और मैं खुद को बेदार रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अचानक एक रिक्शा अस्पताल के गेट पर आकर रुका। एक पुलिस वाला किसी औरत को सहारा देता हुआ गेट से अंदर दाखिल हुआ। औरत को देखते ही मैं समझ गई डिलीवरी केस है। कुछ देर में अस्पताल में अपनी एंट्री की खाना पूरी करा के वो कांस्टेबल औरत को ऊपर ले आया। औरत बड़ी तकलीफ में दिखाई दे रही थी। मैंने डाइजेस्ट को टेबल पर रखा और अपनी साथी नर्स को इशारा किया कि वो औरत को कमरे में ले जाए। एक सादा पर्चे पर कुछ दवाइयाँ और ज़रूरी सामान लिखकर कांस्टेबल के हवाले किया, जिसका नाम मिराज था। ये चीज़ें फौरी ले आएं। जी बेहतर, कांस्टेबल मिराज पर्चा लेते हुए बोला। अस्पताल के गेट के पास ही मेडिकल स्टोर था। वो सामान जल्दी से ले आया। उस औरत का नाम रुबीना था। वो पसीने में नहाई हुई और सख्त तकलीफ में दिखाई दे रही थी। मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर दिए। फिर 1 घंटे बाद मेरे हाथों में एक अजीबो गरीब बच्चा था। ऐसा बच्चा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो एक अपाहिज बच्चा था और देखने में भी बहुत बदसूरत था। वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराया था जैसे कोई समझदार बच्चा हो। हैरत अंगेज तौर पर वो ज़रा भी नहीं रोया था। मुझे हैरान और परेशान देखकर उसने ज़ोरदार कहका लगाया। मैं समझी कि कोई नर्स हंसी है। मैंने अपनी साथी दोनों नर्सों को देखा। वो भी हैरानी से बच्चे को देख रही थीं। उनका कहका लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मैंने उनसे पूछा, ये कहका किसने लगाया था? इस बच्चे ने ही लगाया है, नर्स शहला ने घबराते हुए कहा। ये कैसा बच्चा है? नर्स शगुफ्ता ने कहा। मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा बच्चा मैंने पूरे कैरियर में नहीं देखा। मैंने खौफ से लरजते हुए कहा, अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस होते रहते हैं जिनमें किसी बच्चे की टांगें जुड़ी होती हैं, किसी बच्चे के 2 धड़ होते हैं, किसी बच्चे के हाथ जिस्म से जुड़े होते हैं। इस तरह के बच्चे कुछ वक्त जीकर इंतकाल कर जाते हैं, मगर इस तरह का बच्चा मैंने पहली बार देखा था। इसलिए खौफ आना फितरी था। मेरे साथ जो नर्सें थीं वो भी बुरी तरह खौफ ज़दा थीं। अब क्या करें? नर्स शगुफ्ता ने कहा। मैं उसके बाप से बात करती हूँ। बच्चे को लेकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे घबराया हुआ देखकर उसका घबरा जाना फितरी था। वो लपक कर मेरे पास आया। जी डॉक्टर साहिबा, खैरियत है ना? उसने पूछा। बच्चे की माँ खैरियत से है, लेकिन मैं कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या हुआ? बच्चा खैरियत से है ना? मिराज ने पूछा। मैं सोच में पड़ गई। इसे कैसे बताऊं कि इसके यहाँ कैसे अजीबो गरीब बच्चे की विलादत हुई है। मेरी मुसलसल खामोशी पर मिराज के चेहरे पर परेशानी से गहरी लकीरें बनती जा रही थीं। मैं वापस रूम में गई और एक नर्स को इशारे से बच्चा बाहर लाने को कहा। नर्स के बच्चे को लाने पर मिराज लपक कर उस बच्चे की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसकी बच्चे पर नज़र पड़ी वो घबराकर पीछे हो गया। उसका दिमाग माउफ हो गया था। वो कभी मुझे और कभी बच्चे को देख रहा था। कुछ देर तक उसकी यही हालत रही। फिर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इस तरह रोने पर मुझे हैरत का झटका लगा और मैं हिम्मत करके उसके करीब गई।
और उसको दिलासा देने की गर्ज से बोली, हिम्मत से काम लो महराज, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर? सारा कसूर मेरा ही है डॉक्टर साहब। वो जैसे फट पड़ा। तुम्हारा कसूर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ डॉक्टर साहिबा, ये कुदरत ने मुझे सज़ा दी है। किस बात की सज़ा? मैंने पूछा। मेरे बुरे अमाल की सज़ा है। पुलिस के महकमे में आने के बाद मैं खुद को नाखुदा समझ बैठा था। मुल्ज़िमान से दोस्ताना रवैया, कमज़ोर और बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद करके रकूम बटोरना मेरा मशगला बन गया था। मेरे अफसर भी मुझसे इसलिए खुश थे कि मैं उनको कमा कर दे रहा हूँ, और कमा कर देने वाले एहलकार अफसरान की निगाहों में दादो तहसीन पाते हैं। यही मेरे साथ भी था। अफसरान का मंजूर नज़र बनकर मैं कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता था कि जिसमें माल हासिल हो। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरी पुलिस में नौकरी लगी थी, मेरी ड्यूटी एक चौक पर रात में लगी थी। रात का 1 बज रहा था, सड़क सुनसान पड़ी थी। ऐसे में एक नौजवान का वहाँ से गुजर हुआ। मैंने उसे अपने पास बुलाया और वो मेरे पास आया और हैरत से मुझे देखने लगा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी मैं कराची से आ रहा हूँ, उसने बताया। अच्छा, कराची से आ रहे हो, बस का टिकट है तुम्हारे पास? मैंने ज़रा रौब से कहा। बस वाले टिकट कहाँ देते हैं, वैसे ही पैसे लेकर रख लेते हैं, उसने बताया। मुझे तू बहुत होशियार लगता है, जल्दी से बता, चोरी करने का इरादा करके घर से निकला है ना? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं चोर नहीं हूँ, वो बौखलाया। तू चोर नहीं है, फिर इतना घबरा क्यों रहा है? बोल, क्यों घबरा रहा है? मैं जोर से चीखा। मेरे चीखने पर वो सहम गया। मैंने उसके सहम जाने का फायदा उठाकर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी दोनों जेबों से कुछ खास रकम बरामद ना हो सकी, सिर्फ 50 रुपए ही निकले। बकौल तेरे कराची से आ रहा है और तेरी जेब से ये रकम बरामद हुई है, सही बता दे, तू चोरी करने ही निकला है ना? मैं सच बता रहा हूँ, कराची में एक मैयत में शिरकत करने गया था, और जो रकम लेकर गया था वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जो बच जाए। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे, मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना मैं तुझे लाकर में ले जाकर बंद कर दूंगा, मैंने गुस्से से कहा। वो मेरे पैसे? उसने अपने 50 रुपए की तरफ देखते हुए कहा। अभी जा रहा है यहाँ से, या चोरी के मुकदमे में लाकअप में बंद करूं? मैंने घूरते हुए कहा। मेरे गुस्से से घूरने पर वो घबराकर भाग खड़ा हुआ। उसके इस तरह भागने पर मेरी हंसी छूट गई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। वो मुझे हंसता देखकर पलट सकता था और मेरी पहली कमाई मांग लेता। मेरे सीनियर साथियों ने मुझे इस तरह से समझाया हुआ था कि जब भी तुम्हें हराम रकम कमानी हो, अपने लहजे को सख्त बना लो। जितना गुस्सा करोगे, रकम उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो फिर समझ लो कि तुमने सामने वाले पर जितना रौब डाला है वो सब ख़त्म, और वो तुमसे फ्री होने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर पैसे कमाना चाहते हो तो फिर किसी को फ्री होने का मौका मत दो, फिर देखो कितनी रकम पैदा होती है। मैंने अपना लहजा सख्त करके 50 रुपए की रकम कमाई थी। पहली हराम की कमाई पर मैं बहुत खुश हुआ था। अब मेरा ये मामूल बन गया। मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगती, लोगों को बहाने बहाने से तंग करके उनकी जेबों से रकम निकलवाने लगा था। मैं खुद भी थानों में देख रहा था कि दूसरे एहलकार किस तरह लोगों पर जुल्म करके रकम निकलवाते हैं। तरह तरह से उन पर तफ्तीश के नाम पर तशद्दुद किया जाता है। उनके अजीज रिश्तेदार उन्हें तशद्दुद से बचाने के लिए न जाने कहां कहां से रकम इकट्ठी करके पुलिस एहलकारों को रिश्वत के तौर पर देते हैं। जिनकी थाने से बाहर ड्यूटियां लगती हैं, वो मुख्तलिफ कारोबारी लोगों और राहगीरों को तंग करके उनसे रकूम निकलवाते हैं। ये सब बातें मुझे पता चलने पर मेरा दिल भी बहुत सख्त हो गया था। मैं किसी पर भी रहम नहीं खाता था, सिर्फ हराम की कमाई पर मेरा सारा जोर होता था। इस रकम में कुछ हिस्सा मेरे सीनियर का भी होता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ गया, सबको रकम देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने अफसर को खुश रखो, बाकी साथियों को चाय पर टरखा दो, यही उनकी औकात है। गलत काम पर जब पकड़ ना हो तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है। यही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरे अफसर मुझे ऐसी जगह पर ड्यूटी देने लगे थे जहाँ पर हराम की रकम ज़्यादा होती थी। नाजायज़ कमाई जब आती है तो वो अपनी वापसी का रास्ता भी निकाल लेती है। जुआ, शराब, बाजारी औरतों से ताल्लुकात रखना,
जैसी बुराइयां मुझ में आती चली गईं। दोस्तों के साथ खाने पीने, अय्याशी की महफिलें जमाना मेरा मामूल बन गया था। मेरे अजीज़ व रिश्तेदार भी मुझे रश्क भरी निगाहों से देखते थे कि मैं मामूली सिपाही होकर खर्च इस तरह करता हूँ जैसे कोई रईस ज़्यादा हूँ। जब लोग मुझसे पूछते कि मैं इतना खर्च कैसे करता हूँ तो मेरा सर फख्र से बुलंद और गर्दन अकड़ जाती थी। ऐसे लगता था कि जैसे मेरी गर्दन में सरैया आ गया हो जो गर्दन को सीधा रखे हुए है। ये सब ऊपर की कमाई का कमाल है, मैं कहता। अरे भाई, क्या तुम भी ऊपर की कमाई लेते हो? वो मुझे हैरत से देखते। क्या करूं, महंगाई इस कदर हो गई है कि ऊपर की कमाई के बगैर गुजारा नहीं है, मैं फख्र से कहता। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। ऊपर की कमाई से जेब हर वक्त नोटों से भरी होती थी, इसलिए घर में कोई फिक्र व फाका नहीं था। मेरे आए दिन के फजूल किस्म के खर्चों से तंगी आने लगी थी। खुशामदी दोस्तों के उकसाने पर मैं आए दिन मखसूस जगहों पर अय्याशी की महफिलें मुनक्किद करने लगा था। इन महफिलों में दिल खोल कर खर्च करता, जिससे मेरी जेब खाली रहने लगी थी। दोस्तों का भी खासा मकरूज हो गया था, मगर मैं परेशान फिर भी नहीं था, क्योंकि ऊपर की कमाई में अक्सर ऐसे मौके आ जाते थे कि मैं अपना सारा कर्ज चंद दिनों में चुका देता था। इसलिए मुझे दोस्तों से फिर नया कर्ज मिल जाता था। दोस्तों के कर्ज देने से उन्हें ये फ़ायदा था कि वो मेरी महफिलों में खुलकर मुफ्त में अय्याशी कर लेते थे, और मैं उन्हें इसलिए मुफ्त में अय्याशी करा देता था कि वो मेरी खुशामद और झूठी तारीफ़ें करने में बड़े माहिर थे। उनके मुंह से अपनी बेजा तारीफ़ें सुनकर मेरा सर फ़ख्र से और गुरूर से तन जाता था। उन्हीं दिनों में दोस्तों का खासा मकरूज हो गया। जो आमदनी आ रही थी उसका ज़्यादातर हिस्सा कर्ज चुकाने में सर्फ हो रहा था। मेरे अफसर को उस कमाई से हिस्सा ना मिलने पर वो भी मुझसे रूठा रूठा सा रहने लगता था। मुझे इस बात का एहसास था और मैं पूरी कोशिश में था कि कहीं से ऊपर की आमदनी का आसरा हो जाए ताकि अफसर को खुश कर दूं, वरना मेरी ऐसी जगह ड्यूटी लगा देगा जहां बिल्कुल भी ऊपर की आमदनी का आसरा नहीं होगा। ऐसा हो जाने पर मेरे लिए अय्याशी तो दूर की बात, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। हुआ ये कि एक अस्पताल से कुछ फासले पर मेरी ड्यूटी थी। रात के 2 बज रहे थे कि एक शख्स को मैंने मोटरसाइकिल पर आते देखा। उसे देखकर मैंने रुकने का इशारा किया। उसने गाड़ी रोक दी। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैंने ज़रा रौब से कहा। मैं घर से आ रहा हूँ और जो सामने अस्पताल है वहाँ जा रहा हूँ, उसने बताया। मुझे तो तुम चोर दिखाई दे रहे हो। चोर? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं शक्ल से आपको चोर दिखाई देता हूँ? उसने गुस्से से मुझे देखा। उस गुस्से से मुझे देखना एक आंख नहीं भाया था, क्योंकि आवाम को गुस्से से देखना हम पुलिस वालों का काम है। अगर आवाम ने हमें गुस्से से देखना शुरू कर दिया तो हम पुलिस वाले कमाई किस तरह कर सकेंगे? इसका फैसला अभी हो जाएगा, तलाशी दो, मैंने कड़क कर कहा। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। मैंने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ कागज़ और 50,000 रुपए की रकम के सिवा जेब से कुछ ना निकला। कहाँ से ये रकम लेकर आ रहे हो? किसको लूटा है तुमने? मैंने तेज़ आवाज़ में कहा। मैंने किसी को नहीं लूटा, वो बोला। फिर इतनी रकम रात गए जेब में डालकर कैसे घूम रहे हो? मैंने तंज किया। ये रकम मैं अपने दोस्त काशिफ से उधार लेकर आया हूँ। मेरी बीवी की ऑपरेशन से डिलीवरी होनी है। अगर मेरी बीवी का बर वक्त ऑपरेशन ना हुआ तो पैदा होने वाले बच्चे और बीवी दोनों की जान को खतरा है। कहानियाँ घड़ लेने में तुम चोर उचक्कों का जवाब नहीं है। मैंने अपने हाथों में 50,000 की रकम को ललचाई नज़रों से देखा। इस रकम में से कुछ रकम मेरे अपने अफसर को दे देने से उसकी नाराज़गी दूर कर देने के लिए काफ़ी थी। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, वो बोला। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम चोर नहीं हो? मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। मैंने अच्छे अच्छे चोरों का दिमाग दुरुस्त करके रख दिया है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अभी थाने के ड्राइंग रूम की सैर करवाऊंगा ना, तो फिर तुम सब कुछ फर फर बोलने लगोगे कि ये रकम तुम कहाँ से चुरा कर लाए हो। मैंने कहा, मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे ये रकम फौरी तौर पर अस्पताल में जमा करवानी है। वो गिड़गिड़ाया। अच्छा, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम सच्चे हो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं है। मैंने फौरन रिवॉल्वर निकालकर तान लिया। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराया। तू मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है ना?
मैं इस वक्त तेरे सर का निशाना लेकर गोली चलाऊंगा और तेरे मरने पर तेरी लाश सामने जो गंदा नाला है उसमें फेंक दूंगा। मैंने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, नहीं, ऐसा गुस्सा नहीं करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो इल्तिजा करने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा साबित करने की? आज तक मेरे किसी अफसर ने मुझे झूठा नहीं कहा, तो तू क्या मेरे अफसर से बढ़कर है? मुझसे गलती हो गई है, मुझे जाने दें। मेरी बीवी अस्पताल में मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जाओ, अपनी बीवी के पास चले जाओ और ये बात जहन में रखना, आइंदा कभी किसी पुलिस वाले को झूठा साबित करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरा पुलिस वाला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने ऐसे कहा जैसे उस पर एहसान कर रहा हूँ। जी वो मेरे पैसे, इतनी बदतमीजी करने पर पैसे लेने की तवक्का रखता है? जिंदा रहने के लिए चुपचाप चला जा और पैसों को भूल जा। नहीं, ऐसा जुल्म ना करें, ये बड़ी मुश्किल से पैसे लेकर आया हूँ, कहीं और से इतनी जल्दी से पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं है। वो मेरे पाँव में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। उसके गिड़गिड़ाने से मुझे ये समझने में आसानी हो गई थी कि वो असर और रसूख वाला शख्स नहीं है, वरना वो मुझे धमकियां देने लगता या मेरी ऊपर शिकायत करके अपनी रकम वसूल कर लेता। इस पर मुझे बहुत तरस आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे भी रकम की अशद ज़रूरत थी। मैं किसी भी तरह ये अपने हाथ आई रकम उसे वापस लौटाना नहीं चाहता था। मैंने उसे अपने पाँव पर पड़ता देखकर उसे ज़ोर से ठोकर मार दी। वो पीछे की तरफ उलट गया। रिवॉल्वर का रुख मैंने फिर उसकी तरफ कर दिया। मैं अभी फायर खोलने ही वाला था कि वो समझ गया कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ, इसलिए वो चिल्लाया, खुदा के लिए गोली नहीं चलाना। नहीं, गोली चलानी पड़ेगी, तो इस तरह बाज नहीं आएगा। मैंने गुस्से से कहा, मैं चला जाता हूँ। अगर मेरी बीवी की ज़िंदगी हुई तो वो ज़रूर बच जाएगी, और अगर इसकी ज़िंदगी नहीं हुई तो मर जाएगी। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए कहा, अब आए ना अपनी औकात में। मौत के सामने अच्छे अच्छे लोग संभल जाते हैं, तू भी उन्हीं लोगों में से है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उस वक्त दिल ही दिल में बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे मारने की एक्टिंग काम में आ गई थी। मैंने सुना था रात में पुलिस वाले अवाम को लूट लेते हैं, मुज़ाहमत करने पर गोली मारकर हलाक करने से दरेग नहीं करते। आज मैंने उसका सबूत अपनी आंखों से देख लिया। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। 50,000 की रकम जेब में आ जाने पर मैं बहुत खुश था और सोच रहा था कि जल्दी से ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो और मैं घर जाऊं। 2 घंटे मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारे। अपने साथी के आने पर मैं अपनी ढीली पैंट को दुरुस्त करते हुए घर को रवाना हो गया। जब मैं अस्पताल के पास से गुजरा, वहाँ मैंने एक एम्बुलेंस के पास ख़वातीन को रोते हुए देखा। वो बुरी तरह रो रही थीं। अस्पताल के वार्ड बॉय किसी खातून को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस की तरफ लेकर आ रहे थे। उनके साथ वो शख्स भी था जिससे मैंने 50,000 की रकम लूटी थी। उसे देखकर मेरा वहाँ रुकना मुश्किल हो गया और मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे खतरा था कि उन औरतों को पता चलने पर उनका सारा गुस्सा मुझ पर आ सकता था। शाम गए जब मेरी ड्यूटी पर वापसी हुई, मैं सख्त खौफज़दा था। रात जिस बेरहमी का मैंने मुजाहरा किया था, ये सच है कि पुलिस कांस्टेबल बन जाने पर हम लोगों में तकब्बुर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझते, उनसे रवैया ऐसा हो जाता है जैसे वो कोई हकीर सी शय हों। अपने अफसरान के सामने हम ऐसे बन जाते हैं जैसे मामूली से चूहे हों। मैं अपने अफसर का सामना करते हुए डर रहा था कि कहीं उस शख्स ने रात के वाक़े की शिकायत ना कर दी हो। मेरे इस इक़दाम से एक हामला औरत की हलाकत हो गई थी। वो बर वक्त अस्पताल में पैसे जमा करा देता तो शायद उसकी बीवी हलाक ना होती। डर और खौफ की हालत में जब अपने अफसर के सामने गया, वो मुझे हैरत से देखने लगा। क्या बात है मिराज, आज बड़े घबराए हुए हो, तबीयत वगैरह ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। ये कहते हुए मैंने 50,000 की रकम अपने अफसर के सामने रख दी। वो इतनी ज़्यादा रकम देखकर चौंका। मैंने रात का वाक़या बयान करके जब अपने डर और खौफ का जिक्र किया, मेरे अफसर ने ज़ोरदार कहका लगाया, पुलिस वाले होकर डरते हो? तुम कैसे पुलिस वाले हो? शेर बनो शेर। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है ना, इसलिए डर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी ड्यूटी आज कहीं और लगा देता हूँ, और कुछ मामला हुआ भी तो मैं संभाल लूँगा। तुम्हें किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
افسر نے 50,000 کی رقم میں سے اپنا حصہ نکال کر رکھ لیا۔ میں جب تھانے سے جانے لگا تو ایک بار پھر افسر نے میرے کندھے پر زور سے تھپکی دی۔ پولیس والے ہو کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شکایت کرنے اس لیے نہیں آتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی شکایت کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے افسر نے سچ ہی کہا تھا، واقعی وہ شخص میری شکایت کرنے نہیں پہنچا، اس نے صبر کر لیا تھا۔ اس کے نہ آنے پر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا اور اپنی کارروائیوں کو ختم کرنے کی بجائے جاری رکھا۔ 1 سال گزرنے پر میری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی۔ میں بچے کو دیکھ کر ڈر گیا، وہ بچہ ہو بہو ایسا ہی تھا، چند گھنٹے جی کر مر گیا۔ میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا۔ جب دوسرا اور تیسرا بچہ بھی ایسے ہوا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مجھے اب یہ احساس ہو چلا تھا کہ اس شخص نے مجھے بد دعا دی ہے۔ جب بھی میرے گھر میں ایسے بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہسپتال سے اس شخص کا پتہ مجھے مل گیا اور یہ بھی معلومات ملی تھی کہ آپریشن میں تاخیر سے ہی اس شخص جس کا نام منور علی ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ میں اس پتے پر پہنچا، وہاں وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اب وہ بیوی کے انتقال ہو جانے پر کرائے کا مکان خالی کر گیا تھا۔ کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ میرے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور چند گھنٹے جی کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی دیکھ لینا، چند گھنٹے سے زیادہ جی نہ سکے گا۔ کاش وہ شخص منور علی مل جاتا مجھے، میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا اور جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے پاؤں سے لپٹا رہوں گا۔ وہ چاہے مجھے کتنی ہی ٹھوکریں کیوں نہ مارے، میں خوشی خوشی سہ لوں گا، لیکن جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا اسے احساس دلاؤں کہ تم بہت ظالم انسان ہو۔ نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں گے، جن کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ منور علی کے بارے میں ہی معراج کو معلوم ہے، اس لیے وہ اسے ڈھونڈ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل معراج نے بالکل درست کہا تھا، وہ بچہ چند گھنٹے جی کر مر گیا تھا اور میں اس مردہ بچے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، نہ جانے کانسٹیبل معراج کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔